डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 7 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो भी डेली के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को कवर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली कोई भी परीक्षा हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे UPP के पेपर तो अभी हो ही गए हैं, SSC के पेपर हों, RRB हो, लेखपाल हो, UP-SSC के हो, सुपर टेट हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ साथ डेली की यानी दिन भर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आती है, उन न्यूज़ को क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर कराया जाता है और साथ साथ आपका जीके का भी जो पार्ट है वो यहाँ से कवर हो जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यानी कि भारत सरकार ने अभी एक नागा गुट है, उसके साथ में युद्ध की स्थिति थी, तो उस युद्ध विराम को, युद्ध रोकने का जो समझौता था, उस समझौते को एक वर्ष के लिए अर्थात 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। तो ए ऑप्शन है NSCN-IM, बी ऑप्शन है NSCN-K निक्की गुट, सी ऑप्शन है NSCN-R और डी ऑप्शन है NSCN-U। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NSCN का जो निक्की गुट है, इस गुट के साथ में, या नागा गुट है, और इस गुट के साथ में भारत सरकार ने जो युद्ध विराम समझौते की बात की थी उसको एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये वो युद्ध विराम वाला जो है वही है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि एक वर्ष तक के लिए, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है टिल 7 सितंबर 2025 को, यानी टू ब्रिंग अबाउट ए लास्टिंग पीस इन द स्टेट, यानी कि 7 सितंबर 2025 तक के लिए यह बढ़ा दिया है। बात करें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ युद्ध विराम समझौता किया गया और युद्ध विराम से जो समझौता है इसको 8 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2025 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो शुरुआत में 2021 में हस्ताक्षरित युद्ध विराम नागालैंड में स्थायी शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। यानी कि जो नागालैंड है वहाँ पर जो भी गुट हैं, उन गुटों के बीच में आपस में संघर्ष होते रहते हैं, तो उन संघर्ष को रोकने के लिए यह युद्ध विराम की जो स्थिति है उसको ये युद्ध विराम जो समझौता है यह किया गया था और इसको अब 8 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2025 तक एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि हाल ही में अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन, बी ऑप्शन है मिशेल बार्नियर, सी ऑप्शन है एडवर्ड फिलिप और डी ऑप्शन है जीन कस्टेक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मिशेल बार्नियर जो है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने इनको नियुक्त किया है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं माइकल बार्नियर फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये नए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने 5 सितंबर 2024 को मिशेल बार्नियर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह यूरोपीय संघ के पूर्व मुख्य ब्रेक्सिट वार्ताकार हैं, यानी कि जो मिशेल बार्नियर हैं यह यूरोपीय संघ के पूर्व मुख्य ब्रेक्सिट के वार्ताकार हैं, जो ब्रेक्सिट है उसके वार्ताकार हैं। वह दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के अनुभवी सदस्य भी हैं, यानी दक्षिणपंथी जो रिपब्लिकन पार्टी है ये उससे संबंधित है और इनको ही अभी हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल बार्नियर का मुख्य कार्य एकीकृत सरकार का गठन करना है, यानी कि इनका जो कार्य होगा वो एकीकृत जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका गठन करना होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी कैडर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। यानी कि अभी हाल ही में जो पैरा ओलंपिक चल रहे हैं तो वहाँ पर पुरुष के एकल बैडमिंटन में
रजत पदक जीता है वो एक आईएएस अधिकारी हैं जो कोई यूपी कैडर से आते हैं और उन्होंने ही पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन श्रेणी में रजत पदक जीता हुआ है। तो क्या नाम है उनका? तो ये ऑप्शन है प्रमोद भगत, बी ऑप्शन है तरुण ढिल्लो, सी ऑप्शन है सुहास एल यथिराज और डी ऑप्शन है मनोज सरकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुहास एल यथिराज जो हैं ये यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन श्रेणी में रजत पदक जीता हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं सुहास ये यथिराज मेंस सिंगल SL4 पैरालंपिक 2024 बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। तो सुहास एल यथिराज ने पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुष बैडमिंटन में रजत पदक जीता। फाइनल मैच में जो उनका सामना था वह फ्रांस के लुकास मजूर से हुआ और वे 9-21 और 13-21 के स्कोर से हार गए, यानी कि फाइनल का मुकाबला ये हार गए, जबकि ये सेकंड पोजीशन पर रहे और रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। आगे बात करें, वह हसन कर्नाटक के रहने वाले हैं और उन्होंने गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं में काम भी किया है, यानी कि आईएएस अधिकारी भी हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप आर्टिकल में, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 न्यू दिल्ली इंडिया, और ये 5 से 6 सितंबर तक ये आयोजित होगा। कहाँ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजित किया जाएगा। आगे हम बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 5 से 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में कहां पर? भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। सौर संचालित भविष्य के लिए, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है? तो सौर संचालित भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा यह आयोजित किया गया, यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसके द्वारा यह आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में सोलर सिटी टूर और आभासी वास्तविकता के अनुभव जैसी गहन गतिविधियां भी शामिल हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? यानी कि अभी तीरंदाजी का मुकाबला हुआ पैरा ओलंपिक में और उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ए ऑप्शन है दीपा मलिक, बी ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, सी ऑप्शन है हरविंदर सिंह और डी ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हरविंदर सिंह हैं ये तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ये हरविंदर सिंह हैं और ये पैरा आर्चरी हैं और ये मेंस इंडिविजुअल रिक्यूर ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। कब? 4 सितंबर 2024 को ये आयोजन किया गया और उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पोलैंड के लुकास सिस्जेक को 6-0 की प्रमुख जीत के साथ हराया है। बहुत बड़ी जीत है इनकी, 6-0 के साथ में इन्होंने उनको हराया हुआ है। किसको? पोलैंड के लुकास सिस्जेक को। तो ये सेकंड पोजीशन पर रहे और फर्स्ट पोजीशन पर भारत के हरविंदर सिंह रहे और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे बात करें, यह स्वर्ण पदक टोक्यो 2020 पैरालंपिक में उनकी कांस्य पदक जीत के बाद है, जो पैरालंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक था। यानी कि इससे पहले जो टोक्यो में पैरालंपिक आयोजन किया गया था 2020 में, टोक्यो 2020 वाला जो पैरालंपिक आयोजन था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो पैरालंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक था। यानी कि पैरालंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक इन्होंने टोक्यो 2020 में जीता था। और अगर पहले स्वर्ण पदक की बात की जाए तो ये अब की बार इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में जीता हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन है श्रीकांत विश्वनाथन, बी ऑप्शन है सतीश कुमार, सी ऑप्शन है सिद्धार्थ अग्रवाल और डी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को तैरकर
अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 29 अगस्त 2024 को यह जो दूरी है इन्होंने तय की और ये इंग्लिश चैनल तैर करके सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी कर ली, यानी कि जो 42 किलोमीटर की जो दूरी थी इन्होंने मात्र 15 घंटे और 6 मिनट में इसको पूरी कर ली है। 2018 में 46 साल की उम्र में श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यानी कि इससे पहले 2018 में श्रीकांत विश्वनाथ जो कि 46 साल के थे उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और सबसे उम्रदराज व्यक्ति सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं, जो कि इंग्लिश चैनल इन्होंने तैरकर पार किया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए ऑप्शन है अयोध्या, बी ऑप्शन है प्रयागराज, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना करेगी। इसका निर्माण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में किया जाएगा, यानी कि जो वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ के भवन में इसका निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। इसमें 16 संस्कार, 64 कलाएं, 18 विद्या स्थलों के साथ साथ भारतीय ऋषियों के योगदान पर भी प्रकाश डाला जाएगा, यानी कि ये सब खूबियां इसमें शामिल होगी। इसके अंतर्गत 16 संस्कार जो हैं उनको बताया जाएगा, 64 कलाएं जो होती हैं उनको बताया जाएगा, 18 जो विद्या स्थल हैं उनके बारे में तथा ऋषियों के जो भी योगदान रहे हैं उन सभी पर यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है भरतपुर और डी ऑप्शन है अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजमेर में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया और जो इसका आयोजन है ये नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में राजस्थान के अजमेर जिले में इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था, यानी कि जो भी मानव स्वास्थ्य, मानव का कल्याण, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको मिला करके एक टीम निर्धारित की गई थी और उस टीम की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए यह विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहां पर? राजस्थान के अजमेर जिले में। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्रीश्योर फंड में भारत की तरफ से कितना योगदान दिया गया है? यानी अभी हाल ही में एग्रीश्योर एक फंड जारी किया गया और इसमें भारत की तरफ से कितना योगदान किया गया? तो ए ऑप्शन है 750 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 550 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 350 करोड़ रुपए और डी ऑप्शन है 250 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एग्रीश्योर फंड में भारत की तरफ से 250 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया और इसी योजना के तहत एग्रीश्योर फंड का भी निर्माण किया गया, फंड को भी इसका भी शुभारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनमें नवाचार और उनके डेवलपमेंट को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसका यह प्रमुख उद्देश्य था। यह 750 करोड़ का मिश्रित पूंजी कोष है। मिश्रित का मतलब इसमें कुल 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि एक मिश्रित पूंजी कोष है। इसमें भारत सरकार 250 करोड़ रुपए, नाबार्ड के द्वारा 250 करोड़ रुपए और बैंक, बीमा कंपनियां और निजी निवेशक इन सभी लोग भी 250 करोड़ रुपए, इस प्रकार से टोटल 750 करोड़ रुपए का मिश्रित पूंजी कोष इसके अंतर्गत
किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यानी ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसके पोषण ट्रैकर, एक ऐप है इसका पोषण ट्रैकर, ये एक ऐप है और इस ऐप की पहल के लिए ही ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर स्वर्ण पुरस्कार इसे मिला हुआ है। तो ये ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो ऐप है पोषण ट्रैकर, इस पहल के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। आप सभी लोग पोषण ट्रैकर को जानते भी होंगे, खासकर जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी से संबंधित है या आशा बहू से संबंधित है, उन सभी के लिए जो पोषण ट्रैकर है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। उन्हीं के इस्तेमाल के लिए लगभग इसका जो है निर्माण किया गया था। जो आंगनबाड़ी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह पोषण ट्रैकर पहल को यह पुरस्कार सरकारी प्रक्रिया की पुनर्रचना और डिजिटल बदलाव के लिए दिया गया है। यानी कि इसके तहत जो भी सरकार की जो प्रक्रिया होती हैं उनका जो पुनर्रचना होती है, डिजिटल जो बदलाव किए गए, क्योंकि सारा कार्य जब से पोषण ट्रैकर शुरू हुआ तब से सारा कार्य जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो सब ऑनलाइन माध्यम से ही करती हैं, सारा कार्य इसी ऐप के माध्यम से ही होता है। तो डिजिटल बदलाव के लिए यह जो पुरस्कार है यह प्रदान किया गया। पोषण ट्रैकर जो ऐप है इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।